प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, बस की यात्रा। इस पाठ में लेखक अपने मित्रों के साथ बस द्वारा पन्ना से जबलपुर तक की यात्रा करते हैं। जिस बस द्वारा यात्रा की जाती है वह बस बहुत ही पुरानी और खंडर है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पाठ सारांश। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि किस प्रकार पुरानी और खराब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। यात्रियों के जान माल की रक्षा को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। ये पांच मित्रों ने क्या तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। और जब पन्ना से चलते हैं तो इसी कंपनी की जो बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था और इन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि काम करने जाना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। और वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने सलाह दी कि समझदार आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र या यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जब लोगों ने लेखक को ये बताया कि समझदार आदमी हैं वो इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं, तब लेखक ने सोचा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जब लेखक ने कहा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो वहाँ के लोगों ने कहा रास्ते में डाकू नहीं मिलते हैं, ये बस खुद डाकिन है, यानी कि ये बस खुद ही डाकिन है। तो यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो आप इसका उत्तर देंगे, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। लोगों ने, तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे
यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी और बस बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और जो बस के ऊपर जो निशान थे वो बहुत पुराने निशान थे। उन निशानों से उसका अनुमान लगाया जा सकता था कि ये बस बहुत पुरानी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते और लेखक ने सोचा कि ये बस बहुत पुरानी है, इसलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। और लोग, ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक पाठ है। लोग चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा और लोग उससे डर जाते थे कि ये बहुत पुरानी बस है, इसलिए ये कहीं भी खराब हो सकती है, कहीं भी धोखा दे सकती है। इसलिए लोगों को दुख होता था कि इसमें बैठ के क्या करेंगे, तो वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और ये बस है वो क्या थी, पूजा के योग्य थी, यानी कि बहुत पुरानी थी। इसलिए ये तो केवल रखने मात्र की थी, रोड़ों पर दौड़ाने के लिए, यात्रा करने के लिए नहीं थी, क्योंकि ये कभी भी धोखा से दे सकती है, कहीं भी खराब हो सकती है। इसलिए यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि ये चलने लायक नहीं थी, ये तो रखने लायक थी, यानी कि बेच देने के लायक या कबाड़े के लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है और इतनी पुरानी बस पर किस तरीके से सवार हो सकते हैं या हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे और जिस बस से लेखक यात्रा कर रहे थे, उस बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे या उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा और लेखक ने उस हिस्सेदार से पूछा, यह बस चलती भी है क्या, ये बस चलती है? तो हिस्सेदार बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। तो हिस्सेदार ने कहा हाँ जी, अपने आप चलती है। और कैसे चलेगी, और ये कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और लेखक ने कहा कि ये गजब हो गया, इतनी पुरानी बस और ये कैसे चालू हो जाती है, कैसे चलती है, अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। अरे डरो मत, ये बस अनुभवी है, ये बहुत पुरानी है, इसलिए ये अच्छी चलेगी, अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और ये नई नवेली जो बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये पुरानी है, इसलिए इसको तो चलने का ज़्यादा ही तजुर्बा या अनुभव होगा, विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी और ये इतनी पुरानी है कि ये हमें बेटों की तरह बड़े प्यार से चलेगी, यानी कि ये पुरानी है इसलिए ये धीरे धीरे चलेगी। लेखक ने व्यंग किया है कि ये पुरानी है इसलिए तेज गति से नहीं चलेगी, ये तो धीरे धीरे चलेगी। तो जैसे माँ अपने बेटों को प्यार करती है, इसी तरीके से ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे
जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था। आगे बढ़ते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो लोग लेखक को और उनके मित्रों को छोड़ने आए थे वो इस तरीके से लेखक और उनके मित्रों को देख रहे थे जैसे कि वो अंतिम विदा दे रहे हो। यानी कि उनको विश्वास नहीं था कि ये बस इनको ठीक स्थान पर पहुंचा पाएगी या नहीं, या बीच में ही खराब हो जाएगी, या कहीं भी इसकी स्थिति गड़बड़ा सकती है, तो जिससे जन धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए वो इस तरीके से उनको देख रहे थे। अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है। और उनकी आंखें उनकी जो छोड़ने आए थे उनकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था, या ऐसा लग रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जैसे कि वो उनको अंतिम विदा दे रहे हो। लगा रहता है, आया है सो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने आप को शांत बनाने के लिए या शांत बना देने के लिए कहते हैं कि आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा। यानी कि उनकी जो हिम्मत थी वो बिल्कुल टूट गई थी कि इनका ये अंतिम दिन है, बस बहुत पुरानी है और कुछ ना कुछ दुर्घटना अवश्य होगी। इसलिए वो इस समय को क्या समझ रहे थे? अंतिम दिन समझ रहे थे। लेखक और उनके मित्रों का अंतिम दिन समझ रहे थे। फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्ती चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। और जब बस स्टार्ट हुई तो इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस हिलने लगी, क्योंकि वो खटारा थी और ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी ही बस है जो एक इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था कि हम क्या है, जो किसके
इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे और उस बस में जो कांच, खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे वो सभी फूटे हुए थे। बहुत कुछ कांच ही ऐसे थे जो ठीक थे या साबित थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो कांच बचे हुए थे उन कांचों से लेखक और उनके मित्रों से बचना था। यानी कि उनका भी भरोसा नहीं था कि ये कब टूटकर हमारे ऊपर पड़ जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और लेखक और उनके जो मित्र हैं वो खिड़की से दूर बैठ गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कांच कभी भी टूटकर हमारे ऊपर गिर सकते हैं या हमारे ऊपर आ सकते हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और जब बस चल रही थी तो लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था कि इंजन शायद हमारी ही सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यक्त अवश्य जवान रही होगी। इतनी बस पुरानी थी कि ऐसा लगा था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया था उस जमाने की बस थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था और जो बस का हिस्सा था वो हर हिस्सा था वो एक दूसरे का यानी कि सहयोग नहीं दे रहा था। यानी कि हर हिस्सा अलग अलग दिखाई दे रहा था, टुकड़ों में दिखाई दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और पूरी बस है जो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और सीट है जो कार की जो बॉडी या बॉडी है या जो बस का जो हिस्सा है वो उससे अलग था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यानी कि लेखक को ये लग रहा था कि बस कभी भी इन पेड़ों से टकरा सकती है और पेड़ों से टकराएगी तो हमें कभी भी हमारी जान माल की हानि हो सकती है या जन धन की हानि हो सकती है या कभी भी हमें ये बस चोटें कर सकती है। तो मैं हर पेड़ को यानी कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पेड़ों को दुश्मन क्यों दुश्मन समझ रहा था? मैं हर पेड़ को, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस की दशा
ऐसी थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस की दशा ऐसी थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। इस तरीके से आज हमने यहाँ तक इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इस पाठ का मनन करें। और इस पाठ में जो भी प्रश्न मेरे द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।